चलो हेडिंग डालो आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ बातों को पहले याद करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्लोप क्या होता है। लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा था स्लोप का मतलब, स्लोप की डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने, याद है स्लोप क्या होता है? जैसे कि अगर कोई भी लाइन है, अगर कोई भी लाइन है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इस थीटा पे जब हम tan अप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है स्लोप। याद है? दोबारा बता रहा हूं, ध्यान सुनो। स्लोप क्या था? स्लोप की डेफिनेशन किस प्रकार बताई गई थी? एक लाइन है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। थीटा कहलाता है इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है? इस इंक्लिनेशन के ऊपर जब हम tan अप्लाई करते हैं तब जाके हमें एक क्वांटिटी मिलती है। इसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, जिसे हम m से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? स्लोप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? tan थीटा से, मतलब m से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है? tan थीटा। एक और फॉर्मूला था स्लोप निकालने का, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला था स्लोप निकालने का, अगर इसके ऊपर दो पॉइंट आ रहे हैं, एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक के कोऑर्डिनेट है x2, y2। फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये भी स्लोप का फॉर्मूला है। y2 माइनस y1 का मतलब है जब आप इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर चलते हुए यहां पहुंच गए, तो जब यहां से यहां तक पहुंचे कुछ ना कुछ x में भी चेंज आया, कुछ ना कुछ y में भी चेंज आया, हाँ या ना? आप यहां से यहां पहुंच गए तो x कितना शिफ्ट हुआ? इतना शिफ्ट हो गया, और y कितना शिफ्ट हुआ, यानी हाइट कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई, हाँ या ना? मैं पहुंचा हूं इस पॉइंट से लेके यहां तक, पर जब मैं यहां से यहां तक पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी आया है, वर्टिकल शिफ्ट भी आया है, हाँ या ना? तो जो वर्टिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। समझ में आ गई बात? दोबारा क्लियर हो गई ना बात? स्लोप का फॉर्मूला पहला क्या हो गया? tan थीटा। दूसरा क्या हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जब हम इस लाइन के ऊपर यहां से लेके यहां तक पहुंचे तो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी आया है, कुछ ना कुछ वर्टिकल शिफ्ट भी आया है। समझ में आ रही है बात भाई? ये क्लियर है ना? ये एक्स एक्सिस है, तो मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट ये था, और जब मैं यहां पहुंच गया एक्स कोऑर्डिनेट इतना हो गया, तो चेंज तो इतना आया, वो इसके बराबर है। समझ में आ गई बात? तो जो ये वर्टिकल शिफ्ट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। इसको कई लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइज अपॉन रन। मतलब जब मैं इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा हूं तो मैं कितना ऊपर उठ गया हूं। ठीक है, ऊपर उठने को क्या बोलेंगे? वाई मतलब कितना राइज हुआ है। ठीक है ना? वाई में कितना चेंज आया उसे क्या बोलेंगे? राइज। और जब मैं यहां से यहां शिफ्ट हुआ हूं, हॉरिजॉन्टल जो शिफ्ट होता है उसे बोलते हैं रन। तो राइज अपॉन रन भी बोलते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन तीनों, ये तीनों सेम चीज है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए स्लोप के। इतनी बात समझ आ गई? या आपने पहले पढ़ रखा है? इसके अलावा आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? ये तो हो गई स्लोप की कहानी। स्लोप बता पाओगे क्या होता है? मैं आपसे पूछूंगा स्लोप क्या होता है, आप क्या बोलोगे? सपोज एनी लाइन L, मतलब L नाम है, makes an angle theta with positive direction of x axis, then this theta is known as inclination, and tangent of this theta है tan theta क्या होता है? स्लोप होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है? या फिर अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी रेट ऑफ चेंज होता है ये एक तरह से। समझ आ गई बात? ये रिप्रेजेंट क्या करता है? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? ग्रोथ। ग्रोथ कैसे रिप्रेजेंट करता है? देखो, दो अलग अलग लाइन है, मान लो एक ये लाइन दे रखी है, ठीक है, और एक और लाइन दे रखी है, लेट्स से ये वाली लाइन दे रखी है। किसका स्लोप ज्यादा होगा? ये L1 है मान लो, ये L2 है, किसका स्लोप ज्यादा होगा? किसका स्लोप ज्यादा होगा? है? जल्दी बताओ। अरे अंग्रेजों, स्लोप का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा होता है। tan थीटा, tan की वैल्यू क्या होती है जरा बताना? tan जीरो कितना होता है? tan जीरो जीरो। tan 30 1/√3। पहले जीरो थी, 1/√3 है। जीरो बड़ा है 1/√3 बड़ा है?
अरे जीरो बड़ा है, 1/√3 बड़ा है, जीरो बड़ा है, वाह कैसा आदमी है तू। जीरो और 1/√3 बड़ा कौन होगा? कैसे है? अरे भाई 1/√3 पॉजिटिव वैल्यू है और जीरो तो कुछ है ही नहीं, तो पॉजिटिव वैल्यू तो बड़ी होगी, कुछ भी आए वैल्यू। अच्छा इसका 1045, 1045 कितना होता है? हाँ 1, 1/√3 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। फिर 1060, 1060 कितना होता है? √3, √3 बड़ा है, 1 बड़ा है, √3 बड़ा है, √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो आप 10 में एक चीज नोट कर रहे होंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है, हाँ या ना? हाँ या ना? स्लोप किससे मिलता है? tan थीटा से। तो यानी जिसका थीटा बड़ा होगा उसमें स्लोप बड़ा होगा, ठीक है ना? लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, उसकी कहानी अलग है, ठीक है ना? सीधी सी बात है, जिसका एंगल ज्यादा है, एक्यूट एंगल होना चाहिए, जिसका एंगल ज्यादा, एंगल ज्यादा किसका है? L2 का है, L1 का है? L2 का। तो स्लोप किसका ज्यादा हुआ? L2 का। इसका मतलब ग्रोथ किसकी ज्यादा है? L2 की। और ग्रोथ की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ग्रोथ? देखो अगर मैं कहता हूं किसी का स्लोप जो है, मान लो एक लाइन है M1, इसका स्लोप 2 है और दूसरी लाइन का स्लोप जो है, दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो 3 है, तो स्लोप होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो 3 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 होगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि जब आप x में 1 यूनिट का चेंज कर रहे हो तो y में कितने यूनिट का चेंज आ रहा है? 2 यूनिट का चेंज आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि आप मान लो इस पॉइंट पे खड़े हो, जब आप L1 में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचते हो, समझ आ गई बात? तो x में तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा ना, बताओ? और y में भी कुछ ना कुछ बदलाव आया है, समझ आ गई बात? मैं क्या बोल रहा हूं, x में कितना बदलाव लाया हूं मैं? 1 यूनिट का। मान लो पहले 1 पे खड़ा था, अब कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो x कोऑर्डिनेट पहले 1 था, अब x कोऑर्डिनेट 2 हो गया, समझ आ गई बात? तो 1 से 2 पे पहुंचा तो x में कितना बदलाव आया? 1 यूनिट का, समझ आ गई बात? y में कितना बदलाव है? मैं बोल रहा हूं 2 यूनिट का। x में बदलाव आया 1 यूनिट का, y में कितना बदलाव आया? 2 यूनिट का। तो 2/1 यानी कि फॉर एवरी चेंज इन वैल्यू ऑफ, फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ x, y में कितना चेंज आ रहा है? 2 चेंज आ रहा है। अच्छा अब इसकी सिधाई में जाओ, ठीक है? मान लो इस पॉइंट पे खड़े हो आप, पहले इस पॉइंट पे थे, अब इधर पहुंच गए, तो x में तो उतना ही बदलाव आया, पर हाइट देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई, हाँ है ना? समझ में आ गई बात? तो इस वाले में हाइट ज्यादा चेंज हो रही है, जबकि x में मैं सेम बदलाव कर रहा हूं, 1 यूनिट का बदलाव कर रहा हूं। तो इसका मतलब किसकी ग्रोथ ज्यादा है? किसकी ग्रोथ ज्यादा है? L2 की। अब अगर मैं किसी की बच्चों की, मैं ये अगर मैं हाइट कंपेयर करूंगा तो सेम एज ग्रुप वालों का कंपेयर होना चाहिए। ये थोड़ा ना बोलूंगा 1 साल के बच्चे का मैं बोलूंगा बताओ ये लंबा है कि ये आदित्य लंबा है, ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, तुम बोलोगे आदित्य लंबा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसकी एज ज्यादा है। तो सेम एज ग्रुप वालों की हाइट कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों में 1 यूनिट का चेंज किया x में, ठीक है? किसकी हाइट में ज्यादा चेंज आया है? L2 की हाइट में। तो ग्रोथ किसकी ज्यादा है? हाँ अब पढ़ना मत, कल तक भूल जाना। समझ आ गई बात? स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ। स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा से। थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा को इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लिनेशन में जब हम tan अप्लाई करते हैं तब हमें क्या मिलता है? स्लोप मिलता है। इतनी बात समझ आ गई? स्लोप का एक फॉर्मूला ये ना, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्लोप है L2 का ज्यादा है, ठीक है? L2 का ज्यादा कितना कितना है? 3 है, और L1 का कितना है? 2 है। तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसकी ग्रोथ ज्यादा है। बताओ यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक है, अब यहां सुनो, आपने ये भी सुना होगा, इफ L1 इज पैरेलल टू L2 दिस इंप्लाइज दैट दोनों के स्लोप बराबर है। ये सब आपने 11th में पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। जब दो लाइनें पैरेलल होती है उनके स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बेटा जिन्होंने ध्यान नहीं दिया था 11th में, अब ध्यान दे लो, तो जो बोल रहा हूँ खासकर, ठीक है? कल ये पूछूंगा सारा कुछ मैं। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका क्या मतलब है? M1 क्रॉस M2 इज इक्वल टू, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, अब आते हैं हम 12th पे आ जाते हैं जरा, क्योंकि ये सब कुछ रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से बात कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। आपको पता नहीं थी, मैं मान के चल रहा था, तो मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया, ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे f डैश x क्या रिप्रेजेंट करता है? इफ
y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वेशन ऑफ कर्व, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है, देन dy अपॉन dx, या फिर बोल लो एफ डैश एक्स। dy अपॉन dx कैसे मिलता है, डिफरेंशिएट करके। एफ डैश एक्स कैसे मिलता है, डिफरेंशिएट करके। तो dy अपॉन dx और एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब ये कहानी क्या है भाई, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, दोबारा एक बार याद दिला देता हूं, देख लो सब जने। मान लो ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है p, और इसके कोऑर्डिनेट मतलब p नाम हो गया पॉइंट का, और इसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा एफ एक्स। समझ आ गई बात, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x कॉमा एफ एक्स का क्या मतलब है, ये हाइट कितनी हुई, हाइट कितनी हुई, अरे हाइट y कोऑर्डिनेट से आता है, x कोऑर्डिनेट से आता है। हाँ भाई मनीष, तो बोलना भाई, क्या दिक्कत है। हाँ भाई बताओ, y से आता है x से आता है, y से आता है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, एफ एक्स, तो इसकी हाइट क्या हो गई, तुम x क्यों बोल रहे थे, हैं, तो हाइट हो गई इसकी एफ एक्स, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी, x। इतनी बात समझ में आ गई। इस कर्व के ऊपर हम मूव करके मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गए, किस पॉइंट पे पहुंच गए, क्यू पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे पहुंच गए, बात समझ में आ गई। एक्स कोऑर्डिनेट में भी कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, जब मैं यहां से यहां पहुंचा हूं तो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल शिफ्ट हुआ है, तो मान के चलता हूं ये जो शिफ्टिंग हुई है इसको मैं h यूनिट मानता हूं। कितना मानता हूं, क्या तुम मुझे q का x कोऑर्डिनेट बता सकते हो, x प्लस एच, क्योंकि ऑलरेडी ये x था, ये h है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस एच। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं भाई, जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसमें x की जगह पुट कर दोगे x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है, y कोऑर्डिनेट ही तो मिलेगा, तो क्या मिलेगा y कोऑर्डिनेट बताओ, एफ एक्स प्लस एच। जब मैं इस पॉइंट से यहां तक पहुंचा हूं, तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो मुझे एक लाइन मिल जाएगी, सही बात है कि नहीं है, और जब ये एक लाइन मिलेगी तो y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करके मैं लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं, स्लोप निकाल सकता हूं। तो देखो जब लाइन का स्लोप निकालूंगा तो ये आएगा स्लोप ऑफ पी क्यू। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बताओ, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। y2 कितना है, एफ एक्स प्लस एच, माइनस y1 कितना है, एफ एक्स, अपॉन x2 कितना है, x प्लस एच, माइनस x1 कितना है, ये से कट गया, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये एक्चुअली हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। भाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी तो बोलते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स स्लोप रिप्रेजेंट करता है, ये स्लोप हो गया। बात समझ आ गई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा। अब एक बात सुनो, अगर एच को मैं बहुत छोटा कर दूं, अगर एच को मैं बहुत छोटा कर दूं, इतना छोटा कि एच टेंस टू जीरो हो जाए, एच टेंस टू जीरो का मतलब है इतना छोटा हो जाए कि एच की वैल्यू लगभग जीरो के बराबर हो जाए। आप एक चीज बताओ, ये पॉइंट तो कर्व के ऊपर ही है क्यू, तो जब मैं एच को छोटा करूंगा तो ये क्यू जो है ना, ये कर्व के ऊपर मूव करते करते एकदम क्लोज आ जाएगा पी के, और बगल में आके खड़ा हो जाएगा। और दो पॉइंट, अगर दो पॉइंट, ठीक है पैरेलल नहीं, दो पॉइंट अगर कर्व के ऊपर बिल्कुल क्लोज होते हैं तो उनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो टेंजेंट बनेगा। क्या बनेगा, समझ में आ गई बात, क्या बनेगा, कब, जब मैं लगा दूंगा लिमिट क्या, h टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और यहां पर भी मैंने लगा दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसमें लगा दिया लिमिट h टेंस टू जीरो। ये चीज जब रेट ऑफ चेंज, ठीक है, हम मेजर करते हैं बहुत स्मॉल चेंज के लिए, तो इसे ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन। इसे क्या बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो ये डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले बने सब यहां से बने हैं, हाँ या ना। तो आप एक चीज अब नोट करो जरा, जो dy अपॉन dx होता है ना, जो dy अपॉन dx होता है, मैंने यहां लिखा हुआ है, जो dy अपॉन dx होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये रहा टेंजेंट, टेंजेंट बन रहा है। ये लाइन पहले ये था कॉर्ड,
लेकिन जब क्यू बहुत ज्यादा पास आ गया, जब एच बहुत छोटा कर दिया, तो क्यू क्यू की कर्व के ऊपर आ गया, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कर्व के ऊपर। अब ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगा, तो यानी dy अपॉन dx या f डैश x क्या रिप्रेजेंट करता है? टेंजेंट का स्लोप। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से इसे नोट कर लो पहले सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपसे कभी ये बोला जाए किसी लाइन का स्लोप निकालो, ठीक है सुन लो यहाँ पे, अगर आपसे कभी बोला जाए किसी लाइन का स्लोप निकालो, तो आपको क्या ढूंढना चाहिए? एक तो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये ढूंढ लो, अगर मिल सकता है तो बढ़िया है। एंगल मिल गया, उस पर tan लगा दो, स्लोप मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? एक तरीका। दूसरा, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ले लो, अगर पता है तो वो 2 पॉइंट ले लो, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी स्लोप मिल जाएगा। 2 तरीके बता दिए मैंने आपको। इतनी बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? जिस भी लाइन का स्लोप निकालना है उसके बारे में क्या ढूंढोगे? या तो ढूंढ लो उसके ऊपर 2 पॉइंट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो, या ये देख लो कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, उस एंगल पे tan अप्लाई कर दो, स्लोप मिल जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अब अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ एक्स एक्सिस का स्लोप, अगर मैं ये बोलूं, किसका स्लोप पूछा मैंने? एक्स एक्सिस का, तो आपको क्या ढूंढना चाहिए? ये एंगल कितना बना रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? 0। उस पर tan अप्लाई करो, क्या मिलेगा? 0। यानी कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो गया? 0। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ये हो गया 0। अच्छा अभी तक ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर मैंने स्टार्ट नहीं करवाया है, पहले मैं बेसिक पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना? जैसे बेसिक क्लियर हो जाएंगे हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। अब मैं आपसे अगर बोलूं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस निकालो, तो आपने क्या करना है? फिर से ये देखना है कि ये जो वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है। हर लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ देखते हैं। समझ आ गई बात? किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो, एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है ये देखना है। पहले हमें एक्स एक्सिस का स्लोप निकालना था, हमने देखा वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ 0 बना रहा था, तो tan 0 0 हो गया था। अगर मैं बोलता हूं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस देखो, ठीक है, तो स्लोप वाई एक्सिस देखने का क्या मतलब है? वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है? क्या एंगल बना रहा है? 90। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोल सकते हैं, ठीक है? नॉट डिफाइंड को हम लोग लिख देंगे 1/0, यानी कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस आपने लिखना है 1/0। क्या लिखना है? कैलकुलेशन में 1/0 काम आएगा। बताओ जी इतनी बात से में आ गई, ठीक है ना? इन बातों का ध्यान रखना है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है, ये टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा बुक में ना ऑर्डर अलग अलग दिया होगा, कभी रेट ऑफ चेंज दे रखा, यहाँ दे रखा, वहां दे रखा, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है ना? मैं कोई भी एक्सरसाइज पहले करा दूंगा। तो पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब इसका क्या मतलब है जरा ध्यान सुन लो। अब आपने कभी बोला होगा, मतलब चढ़ाई है अभी, ढलान है अभी, बोलते हो ना, सड़क पे चल रहे हो आप, चलते चलते बोलते हो कि अब चढ़ाई है, अब ढलान है। चढ़ाई की डेफिनेशन बताओ। हाँ, अपवर्ड। अपवर्ड कैसे? नहीं अपवर्ड नहीं, सुन लो, आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में चलते हुए अगर अपवर्ड जा रहे हो तब उसे चढ़ाई बोलते हैं। समझ आ गई बात? आप जिस दिशा में जा रहे हो उस दिशा में चलते हुए अगर अपवर्ड जा रहे हो तो उसे चढ़ाई बोलते हैं। सही बात है, ठीक है ना? अब ढलान किसे बोलते हैं? हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसे ढलान बोलते हैं। भाई जो मेरे लिए ढलान है वो किसी और के लिए चढ़ाई भी तो होगी। तो मेरी दिशा में डाउनवर्ड जा रहा हूं, दूसरी दिशा से अगर कोई आएगा तो वही चीज अपवर्ड आएगा, तो उसके लिए वो चढ़ाई हो गई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कहानी भी ऐसी ही है, ठीक है ना? कैसे? अगर मैं बोलूं ये एक फंक्शन का ग्राफ है, किस चीज का ग्राफ है? तो ना हमारे जाने का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब ओरिजिन से मतलब हम राइट साइड में चलते हैं हमेशा। किस तरफ चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलना है हमेशा, ठीक है ना? कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम ऐसे ही चलते हैं, हम उल्टा नहीं आ सकते। समझ आ गई बात? अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और चढ़ाई आ रही है तो इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग।
क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, आप देखो लेफ्ट टू राइट जाते समय कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। क्या है? अगर मैं दूसरा डायग्राम बना दूं इस तरह, कुछ इस तरह बना दूं, तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग। डायग्राम से क्लियर हो गया? अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाने वाले हैं। मुझे बताओ इतना समय आ गया सबको? आपको पता है इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं। मान लो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं रेफरेंस के लिए। एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा fx1। भाई इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx, ये इक्वेशन है कर्व की, ठीक है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 हो गई ये दूरी, और जब मैं x1 यहां रख दूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ग्राफ प्लॉट करना आता है ना सबको? तो x1 पे मुझे हाइट मिल गई fx1, ये हाइट होती है, पता है ना? ये डिस्टेंस तो हो गया क्या? x1। ये हाइट क्या हो गई? fx1। बताओ इतनी बात समझ आ गई? यहां पे एक और पॉइंट ले लिया मैंने x2 को अगर मैं यहां रख दूंगा तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी हाइट मिल जाएगी fx2। तो ये हो गया आपका x2। हाइट जो मिल गई वो क्या हो गई? fx2। समझ में आ गई बात? अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पे ये बताओ x1 बड़ा है कि x2 बड़ा है? तो इफ x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 इज लेस देन fx2। क्या बोला मैंने? अगर x1 छोटा है x2 से, और x1 पे आने वाली जो हाइट है, भाई x1 पे हाइट ये आई है और x2 पे हाइट ये आई है, ठीक है? x1 छोटा क्या मतलब है? x1 छोटा का मतलब है कि हम ओरिजिन के पास है, और x2 बड़ा है, इसका मतलब है ओरिजिन से ज्यादा दूर है। जैसे जैसे हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है, fx2 बड़ा है, इसका मतलब है हम जितना दूर जा रहे हैं हाइट बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। क्या हो गया? मुझे बताओ ये डेफिनेशन समझ में आ गई? इफ x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज का मतलब है अगर इसके कारण ये हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन। बल्कि ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है ये? ठीक है ना? अच्छा, दूसरे वाले इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, इफ भाई ये x1 और x2 तो बस नाम है ना, हो सकता है इसका नाम x2 होता, इसका नाम क्या होता? x1। x2 पे जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? fx2। और x1 पे जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं? अब बताओ बड़ा कौन है? x1 बड़ा है x2 बड़ा है? भाई क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा? कौन बड़ा है? तो इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज, अगर इससे fx1 बड़ा आ रहा है fx2 से, तब भी इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। मतलब अगर x1 बड़ा है तो fx1 बड़ा होगा, अगर x1 छोटा है, सॉरी, अगर x1 छोटा है तो fx1 छोटा होगा, अगर x1 बड़ा है तो fx1 बड़ा है। तो अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होगा? ठीक है, अभी दूसरी भी कंडीशन बताऊंगा। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग की। डिक्रीजिंग में क्या होगा? देखो, मान लेते हैं ये दूरी x1 है, यहां पे एक और पॉइंट ले लिया, मान लेते हैं ये दूरी x2 है। फंक्शन की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू fx। मैं x1 को यहां पुट करूंगा तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी fx1, सही बात है? और x2 को यहां पुट करूंगा फंक्शन में तो मुझे ये हाइट मिल जाएगी fx2। समझ आ गई बात? अब ये बताओ कौन बड़ा है यहां पे? x1 बड़ा है x2 बड़ा है? x2, यानी x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज, बताओ fx1 बड़ा है fx2 बड़ा है? fx1 बड़ा है, fx1 की हाइट ज्यादा है, तो इज ग्रेटर देन fx2। उल्टा हो गया ना, x1 छोटा था, fx1 बड़ा आ रहा है। इंक्रीजिंग में सेम साइन आते हैं, इसमें साइन उल्टा हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो x1 इज लेस देन x2, यानी x2 बड़ा है, यानी मैं x1 से x2 की तरफ जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, पर जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो उल्टा हो गया। x1 पे जो वैल्यू आ रही थी वो बड़ी थी, अब x2 पे जो वैल्यू आ रही है वो छोटी है, यानी कि पहले बड़ी वैल्यू अब छोटी वैल्यू, यानी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यानी ये डिक्रीजिंग हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? और ऐसे भी हो सकता था भाई, इनका नाम भी चेंज कर सकता हूं, ये x2 हो सकता है, ये x1 हो सकता है, इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो fx2 मिलेगी, इस पे जो वैल्यू मिलेगी वो fx1। अब बताओ x1 बड़ा है x2 बड़ा है? x1 बड़ा है, तो x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज fx1 छोटा है बड़ा है? fx1 छोटा है, लेस देन
fx2। यानी जब साइन पलट जाते हैं तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं। क्या होते हैं? अभी लिखना, अभी मैं जब बोलूंगा लिखने के लिए तब लिखना, अभी मत लिखो बेटा, कल आते ही ना पहले पूछूंगा मैं ये। और चिंता ना करो, अभी थोड़ा सा और पढ़ा रहा हूं, फिर हम पढ़ाई को आज यही रोकेंगे और फॉर्मूले जो मैंने आपको वादा किया था डेली पूछूंगा, आई पूछूंगा मैं, ठीक है ना। बस नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो था ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मैं बताऊंगा पहले क्या लिखना है, अभी मत लिखना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये था आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हेडिंग पे लिखना, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन पे। इंक्रीजिंग पे क्या होगा सुन लो। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज fx1 is greater than or equal to fx2, or if x1 is less than x2 implies fx1 is less than or equal to fx2। क्या मतलब, इसका डायग्राम समझते हैं। इंक्रीज होते होते अगर कांस्टेंट हो गया तब भी इंक्रीजिंग में काउंट होगा, ठीक है। देख लो भैया, आप कर्व के ऊपर चलते रहोगे तो x1 मतलब x तो लगातार बढ़ता रहेगा, पता है ना, पर आप इस हाइट पे देखोगे हाइट कांस्टेंट हो गई है। समझ आ गई बात। तो अगर मैं लेता हूं, मान लो यहां x1 लेता हूं और यहां x2 लेता हूं, तो आप देख रहे होंगे x2 बड़ा है, x1 छोटा है, यानी x1 इज लेस देन x2। पर fx1 और fx2 हाइट तो बराबर है, तो लेस देन और इक्वल टू fx2। यानी अगर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट वाले पार्ट को भी इंक्रीजिंग में काउंट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसे क्या इंक्रीजिंग, क्या बोलेंगे। अगर ऐसे ही घटते घटते डिक्रीजिंग की बात करते हैं, डिक्रीजिंग। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज fx1, साइन पलट जाएगा, लेस देन इक्वल टू fx2, और इफ x1 इज लेस देन x2 इंप्लाइज fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू fx2। यानी कि अगर हाइट घटते घटते कांस्टेंट हो जाए, ऐसा घट रहा था घटते घटते कांस्टेंट हो गया, तो ये तो डिक्रीजिंग है, साफ दिख रहा है, इसको भी डिक्रीजिंग में काउंट कर लेंगे। समझ में आ गई बात। अगर घटते घटते कांस्टेंट हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे, डिक्रीजिंग। अगर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाए तो इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्लियर है। अब बात करते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली का क्या मतलब है, ये बढ़ता ही रहेगा, कांस्टेंट नहीं आएगा। स्ट्रिक्टली का मतलब ये है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ही होना चाहिए। बात समझ आ गई, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ से। मान लो तुम्हारे पिछली बार 60% आए थे, इस बार बढ़ के 70% हो गए, तो इसका मतलब बढ़े हैं। अगले टेस्ट में फिर 70% रहे, तो हम बोलेंगे ये बढ़ने वाले स्टेज में ही है। समझ में आ गई बात क्या बोल रहा हूं। घर वाले ये तो नहीं बोलेंगे घट गए, बोलेंगे पहले जितने ही है, पहले दो कम थे, कंपेयर करेंगे तो बढ़ गए, अब बढ़ने वाले स्टेज में ही चल रहा हूं, भले ही कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात। अगर बात करें इसके पहले आए थे 70% आए थे, इस बार 60 आए, तो डिक्रीज हुआ है 70 के हिसाब से, और फिर कांस्टेंट रहा, फिर 60 ही रहा, लेकिन तब भी घर वाले बोलेंगे तेरे 70 भी तो आ रखे हैं, तो इसका मतलब तू डिक्रीजिंग वाले स्टेज पे ही चल रहा है। समझ में आ गई बात। अब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहे हैं, हर बार बढ़ रहे हैं, थोड़ा बढ़े चाहे कैसे ही बढ़े पर बढ़ रहे हैं, कांस्टेंट वाली स्टेज नहीं आएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, ठीक है, और फिर डायग्राम भी बनाने हैं। पहले आप लोग लिख लो हेडिंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मेन हेडिंग लिख ली, इसमें लिखो सपोज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में पहले लिखो सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स, y is equal to fx is a real valued function, is a real valued function। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या मतलब होता है, जिसका डोमेन और रेंज या तो रियल नंबर होता है या सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। समझ आ गई बात। उसे क्या बोलते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन फिर ये लिख लो, नंबर 1 इंक्रीजिंग फंक्शन, नंबर 2 डिक्रीजिंग फंक्शन, नंबर 3 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नंबर 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये डायग्राम वगैरह बना लो।
ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूं, अब मैं फॉर्मूले वगैरह पूछना शुरू करूंगा। सबको बात समझ आ गई? ये भी आप नोट कर लेना कहीं ना कहीं। ठीक है, यहां तक आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पुराना जो आपको आना चाहिए। ठीक है, यहां से ये वाला, इससे पहले ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हिस्सा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।